संविधान चल रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल चल रहा था आपका 20। और आर्टिकल 20 में जो चल रहा था वह आपका आर्टिकल 20 का क्लास 3 हम बता रहे थे। और काफ़ी कोरिलेट भी किए थे पिछले लेक्चर में। और हमने बताया था कि अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को इस क्लाज के तहत भी प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है, उसे एविडेंस देना हो और एविडेंस अपने ही विरुद्ध देना हो, तो उसे बाध्य या विवश या बाउंड नहीं किया जा सकता कि वह अपने अगेंस्ट में, अपने विरोध में एविडेंस दे। इस विषय पर न्यायालयों की क्या राय है और तमाम चीज़ें आपका संशोधन भी आजकल हो रहा है, उस पर भी गौर करना है। देखिए, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्म अपराध रोपण से संरक्षण या आत्म अभिशंसन से संरक्षण या अपने को अपराध में फंसाने से बचाव। जहाँ तक अमेरिका और इंग्लैंड की बात है, अमेरिका और इंग्लैंड में इसका दायरा व्यापक है। व्यापक इसलिए है कि जो विटनेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनको भी संरक्षण प्राप्त है और अभियुक्त को भी। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, गवाहों को ये प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है, गवाहों को ये संरक्षण प्राप्त नहीं है। केवल और केवल किसको प्राप्त है? अभियुक्त को। कब कोई व्यक्ति अभियुक्त माना जाएगा? जब या तो कंप्लेंट में यानी कि परिवाद में या एफआईआर में जैसे ही उसका नाम आ जाता है, वैसे ही वह अभियुक्त या एक्यूज्ड की श्रेणी में शामिल हो जाता है। अब भारत में थोड़ा बहुत गवाह को जोड़ लिया जाए कि क्या किसी गवाह को आपका बाध्य किया जा सकता है कि वह उत्तर दे, और उत्तर नहीं देता तो आपका क्या परिणाम होगा? इसके लिए आपका एक तो एविडेंस में जाना पड़ेगा, और वह कंपेल्ड विटनेस या विवसनीय साक्षी, बाध्य किया हुआ साक्षी, मजबूर किया हुआ साक्षी। और धारा 132 है 132। यानी कि अगर कोई गवाह ये कहे कि हम अपराध में उत्तर देंगे तो फंस जाएंगे, तो भारत में कोई बचाव नहीं है। उसे जबरदस्ती उत्तर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर कोई गवाह कहे कि उत्तर देंगे तो जुर्माना या प्रतिकर लग जाएगा या हमारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, तो इस आधार पर उसे कोई बचाव नहीं है और उसे बाध्य किया जाएगा कि तुम उत्तर दो। लेकिन जब उत्तर दे देता है तो न तो उस पर कोई मुकदमा चलेगा, न प्रतिकर लगाया जाएगा, न ही संपत्ति जब्त होगी। यानी कि जब आप बाउंड कर रहे हैं तो गवाह को कुछ क्या दीजिए? प्रोटेक्शन। लेकिन एक काम न करे, मिथ्या साक्ष्य न दे, झूठा उत्तर न दे। अगर झूठा उत्तर देता है तो वह मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आईपीसी की धारा 193, 194 या 195, जो भी धाराएं हो, तीनों धाराएं एक साथ के तहत दंड का भागी होगा। यानी कि बताने का मतलब ये रहा कि जहां अमेरिका में गवाहों को भी प्रोटेक्शन है, लेकिन भारत में गवाहों को प्रोटेक्शन नहीं है। अगला नियम आइए। अब इसको लेकर, इसकी व्याख्या को लेकर तमाम हमने बिंदुओं को बताया था, और लास्ट में बस एक दो बिंदु ही बताने हैं। एक तो काठी कालू का हमने केस बताया था, और एविडेंस की धारा 27 से जोड़कर। इसके बाद जो आपका लास्ट में हम बता रहे थे कि जो ये वैज्ञान, हाँ एक और जोड़ा जाए इसको भाई,
और जो जोड़ना है सीआरपीसी, पिछली बार ये क्वेश्चन जे में आया है जो कोरिलेट हो रहा है, कहीं लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 311 ए 311 ए आपका नमूना हस्ताक्षर या फिंगरप्रिंट या आपका अंगुलियों के चिन्ह देने का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है। यानी कि किसी अभियुक्त को क्या ये बाध्य किया जा सकता है आदेश द्वारा कि तुम अपना अंगूठा चिन्ह लगाओ या साइन करो, यहाँ किया जा सकता है। और आपका किस धारा में सीआरपीसी के आपका नमूना हस्ताक्षर इत्यादि लिया जा सकता है, एक लाइन। तो पिछली बार जे में आया था मिलाने के लिए धारा, तो सीआरपीसी की धारा है 311 ए। इसके बाद आपका एविडेंस में भी हमने बताया था कि न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ होता है। एविडेंस की धारा 73 और कह सकता है कि साइन करो या अंगूठा चिन्ह दो या मुद्रा का स्वयं मिलान कर सकता है, ये देखना है। अंत में जो हमें बताना था वह सेल्वी वर्सेज कर्नाटक राज्य का केस आया, वही केस आपका लीडिंग है। सेल्वी वर्सेज कर्नाटक राज्य के वाद में जो ये अभियुक्त और गवाहों के जो आपका वैज्ञानिक परीक्षण होते थे, जैसे नार्को टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया इत्यादि, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रतिबंध अनुच्छेद 20 के क्लाज 3 और अनुच्छेद 21 का वायलेशन करते हैं। देखिए इसमें होता क्या था भाई, आपका नार्को टेस्ट में मैं बताया था कि सोडियम मेंटोथाल नामक एक दवा दी जाती है। उस दवा के असर के कारण व्यक्ति स्वयं आपका बकने लगता है मतलब सत्य बोलने लगता है, अर्ध अर्ध कह सकते हैं निद्रा में या अर्ध बेहोशी की हालत में, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसी के खिलाफ उसका प्रयोग एविडेंस में किया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दवा खिलाकर और किसी अपराध के अभियुक्त से उसके ही विरोध में साक्ष्य उगलवाना, ये अनुच्छेद 20 के क्लाज 3 का क्या होगा, वायलेशन। और उसकी जो निजता है, एकांतता है, हम बताएंगे डिटेल में, एकांतता बहुत डिटेल में चलेगा। हमें लगता है कि आधा घंटा कम से कम एकांतता या प्राइवेसी पर हम लेंगे, क्योंकि 7-8 आपका केस है और आईटी एक्ट से लेकर और आईपीसी से लेकर तमाम जगहों पर प्राइवेसी को हमें देखना है, एकांतता का हनन भी कराना है। तो अब आईपीसी की धारा 509 में अब स्पष्ट रूप से 2013 में संशोधन करके एकांतता का अतिक्रमण लिखा है। अगर सोशल मीडिया से एकांतता का अतिक्रमण करते हैं, बार बार मैसेज करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट करना, मिस कॉल मारना, तो मिस कॉल कौन मार रहा है, सब फ्री 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 हैं। तो ये भी एकांतता का क्या होगा, सोशल मीडिया से ट्रैक करके पीछा करना। तो ऑफलाइन कब होगा, जब जाकर दरवाज़ा खटखटा दीजिए। और ऑनलाइन कब होगा, जब सोशल मीडिया के माध्यम से उसका क्या करिए, पीछा पीछा भी बताया जाएगा। वो भी लगभग एकांतता का क्या है। अरे भाई, कौन व्यक्ति मौर्य जी जैसे कहाँ जा रहे हैं, अब इसका पीछा करेंगे। तो दो चार ऐसे बदमाश हैं, यानी कि बदमाश नहीं कहा जा सकता भाई, दो चार ऐसे लोग हैं कि इनके पीछे लग जाते हैं मौर्य जी के, और कहाँ जा रहे हैं पीछा कर लेते हैं। तो कौन सी धारा का दृष्टांत सबसे उत्तम था, आप पे एविडेंस की बताया गया था ना, 156 का जो दृष्टांत था, मौर्य जी खूब उसको 3 बार पढ़े और स्वयं अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि हमारे ऊपर ये जो दृष्टांत है पूरी तरह क्या होता है, सेट होता है। यानी कि पूरी तरह इनकी घटना पर
आपका सेट होता है एविडेंस का कौन सा दृष्टांत, 156 का, सह अपराधी का। फिर एक बार बैक हुआ जाए, उच्चतम न्यायालय में ये तर्क दिया गया कि ये तो एकांतता का आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्योंकि हमारी निजता है कि हम क्या जानते हैं, और जबरदस्ती हमसे दवा खिलाकर क्या किया जा रहा है, उगलवाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। पहला नियम ये आया कि इन परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन परीक्षणों को अनुच्छेद 20 के क्लाज 3 और 21 का, दोनों का पूछ ले तो दोनों का क्या माना गया, वायलेशन। तीसरा पॉइंट ये आया कि अगर ये परीक्षण करना भी है तो आप कंसेंट लेकर करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त या गवाह एप्लीकेशन देंगे, मौखिक नहीं लिखित में, और आपका मजिस्ट्रेट देखेंगे आपका कि क्या ये स्वेच्छा से एप्लीकेशन दिया है कि नहीं, तब वह आदेश देंगे, और मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही ये परीक्षण गवाह या अभियुक्त का किया जा सकता है। अब इन परीक्षणों का एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा, यही सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। ये जो परीक्षण है ये पुलिस के समक्ष दिए गए बयान माने जाएंगे, रटे रहिए। ये जो परीक्षण में बातें अभियुक्त या गवाह बताता है ये माना जाएगा कि जिस प्रकार पुलिस के समक्ष बयान दिया जाता है, तो केवल और केवल ये माना जाएगा कि अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष क्या दिया है, बयान। तो पुलिस के समक्ष बयान के लिए कम से कम कुछ सीआरपीसी की धारा जोड़ेंगे और कुछ एविडेंस की, और क्लियर कट एकदम याद रखिएगा, लास्ट में हम बताएंगे कि पुलिस के समक्ष बयान के समान ये माना जाएगा। तो पुलिस के समक्ष बयान में क्या होता है, तो पुलिस बयान दर्ज करती है सीआरपीसी की धारा 161, यानी कि जो पुलिस अधिकारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है अभियुक्त और गवाहों का, वह किस धारा के तहत करता है, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत। और जो पुलिस के समक्ष आपका रिकॉर्ड किया गया है बयान, उस बयान का एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा, साक्ष्यिक मूल्य क्या होगा, उसका साक्ष्य में महत्व क्या होगा, इसका प्रावधान है सीआरपीसी की एक और धारा बढ़ जाएंगे, कौन सी, 162। तो बताइए तो संपुष्टि के लिए होगा कि खंडन के लिए, अर्थात इसका मतलब कार्बोरेटिंग नेचर का होगा कि सपोर्टिंग नहीं, आपका कार्बोरेटिंग नेचर का होगा, यानी कि संपोषक साक्ष्य होगा कि कंट्राडिक्शन, यानी कि विरोध, भाई आपका खंडन। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में खंडन शब्द नहीं दिया था, विरोध दिया था। तो विरोध का मतलब होता है खंडन, कंट्राडिक्शन कराना, विपरीत बात कराना। तो जरूर याद रखिए पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों का एविडेंस में क्या महत्व होता है, तो संपुष्टि के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल किसके लिए, यानी कि हिंदी में विरोध के लिए भी कह सकते हैं, विपरीतता के लिए या कंट्राडिक्शन के लिए। भाई उतना आप डिटेल में बताना संभव नहीं है नए लोगों के लिए। नए लोग बस एक लाइन याद रखें कि किसके लिए प्रयोग होता है, खंडन। अब समस्या ये आई कि अगर कोई किसी का वैज्ञानिक परीक्षण उसकी सहमत से हुआ और वह आपका, तो उसके एविडेंस, वह जो बातें बताया है वैज्ञानिक परीक्षण में, उसका प्रयोग किस रूप में होगा, संपुष्टि के लिए कि खंडन के लिए पूछ ले। तो चूंकि पुलिस के बयान के समान होता है तो किसके लिए होगा, खंडन। अब एक पुलिस पर आ जाइए, एविडेंस की धारा 27। अब पुलिस के समक्ष कथन करवाइए।
ए एक अपराध का अभियुक्त है, पुलिस से कथन करता है कि बी की हत्या मैंने ही की और जो लाश थी, लाश हमने कुएं में छुपा दी है, अगर आप आए तो वह कुआं मैं दिखा दूं। ये पुलिस के समक्ष एक अपराध का अभियुक्त व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी में है, यानी कि पुलिस अभिरक्षा में है, और किससे स्टेटमेंट करता है, पुलिस से कि अन्य से, पुलिस से। और पुलिस द्वारा इस कथन के आधार पर कुएं से लाश बरामद होती है। तो ऐसी दशा में इस वाक्य को दो हिस्सों में तोड़ दीजिएगा। पहला वाक्य है, ए ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया है कि हमने ही अपराध किया, तो तुरंत धारा 25 अप्लाई एविडेंस की करिएगा और ये बात है साक्ष्य में सुसंगत होगी कि विसंगत, विसंगत कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कोई अपराध का अभियुक्त है, पुलिस से कुछ कथन किया है, उस कथन के आधार पर किसी तथ्य का क्या चला है, पता चला है, तो उतना कथन, जितने कथन से तथ्य का पता लगा है, उतना कथन भी सुसंगत और पता लगा तथ्य भी। तो अब समस्या देखिए कहाँ आएगी। नार्को टेस्ट हुआ, अभियुक्त ने उस दौरान कुछ बातें बताई और पुलिस द्वारा उन बातों के आधार पर किसी तथ्य का पता लगा, यानी कि कोई चीज रिकवर हुई या बरामद हुई। तो क्या ऐसी दशा में यह जो बरामदगी है एविडेंस में, ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। मैं फिर बता दूं, क्योंकि पुलिस के समक्ष दिए गए बयान का ही जो वैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, उसी के ये क्या होगा, पैरल। तो अगर अर्ध निद्रा में या बेहोशी में कुछ बातें बताया कि मैंने चाकू इस झाड़ी में छुपाया हूँ, और पुलिस जाकर उस झाड़ी से उस चाकू को बरामद कर लेती है, तो धारा 27 के तहत वह बरामदगी अभियुक्त के विरुद्ध क्या होगी? तो बताइए, पूरा कथन सुसंगत होता है 27 में कि कुछ भाग? तो कितना भाग? जितने से तथ्य का क्या चला है, पता। इस प्रकार आपका जो सेल, अब आया डीएनए टेस्ट, ये हटा दीजिए आपका। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में जो आया, तो वर्तमान नियम यही है एक लाइन में, कि वर्तमान में जब तक कि गवाह या अभियुक्त रजामंद न हो जाए, तब तक उसका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, वैज्ञानिक टेस्ट किए जाएंगे कि नहीं? नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 का क्लास 3 कहता है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया। तो अगर स्वेच्छा से आकर दे तो कोई रोक टोक नहीं है। अब आया डीएनए टेस्ट का मामला। जहां तक डीएनए टेस्ट के मामले की बात है, आपका देखिए, जहां तक आपका डीएनए टेस्ट की मामले की बात है, तो डीएनए टेस्ट का आदेश भी न्यायालय दे सकता है। डीएनए टेस्ट का आदेश पैतृकता के निर्धारण या अपराधों में दिया जाता है, पैतृकता के निर्धारण में भी और अपराधों में भी। जैसे कि आपका मान लीजिए कि एक बाल घटना स्थल से मिला है, उसके अलावा कोई सुराग नहीं है। तो अब जो अभियुक्त पकड़े जाएंगे, उनका सैंपल लिया जाएगा और उस बाल का मिलान किया जाएगा, और जिसका बाल निकला तो बाल का खाल निकाल लेना। तो आपका उस बाल के आधार पर ही ये माना जाएगा कि अभियुक्त क्या था, आपका घटना स्थल पर मौजूद था। सबसे उत्तम उदाहरण आपका एनडी तिवारी का भी ले सकते हैं, कि उन्होंने हमेशा ये इनकार किया कि ये हमारा पुत्र नहीं है, और आपका अंत में सुप्रीम कोर्ट तक गए, लड़ते रहे 10-12 साल, अंत में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली,
और कहा गया कि आपको ब्लड देना ही होगा डीएनए टेस्ट के लिए, और अंत में दूध का दूध और क्या निकल गया, पानी का पानी। जैसे कि प्रति परीक्षा में एविडेंस में वकील साहब दूध का दूध और क्या कर देते हैं, तो शाम को बताना भी है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो प्रति परीक्षा में जैसे दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि सत्य को झूठ से क्या करना, अगर अलग करने की जो वर्तमान में मशीन है वह जीरा है एविडेंस में, क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा। अब डीएनए टेस्ट में आपका देखा जाए दूसरा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण निर्भया कांड का देख सकते हैं जो दिल्ली में है, दिल्ली का हुआ था। दो अभियुक्त एविडेंस की धारा 11 का बचाव ले रहे थे। प्ली ऑफ एलिबी अन्यत्र होने का अभिवाक, यानी कि वह उनका ये कहना था कि जिस समय घटना हुई मैं दिल्ली में मौजूद न होकर दिल्ली से बहुत दूर था, अतः मेरे द्वारा घटना का किया जाना या शामिल होना एक असंगत बात है, या पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि मैं इस घटना में शामिल नहीं हूँ। तो हुआ क्या, यही आपका डीएनए काम करेगा। तो लड़की ने जब विरोध किया था तो नाखून के चिन्ह, लड़की ने नाखून गड़ाए थे और दोनों अभियुक्तों के शरीर पर लड़की के नाखून पाए गए थे निशान, और डीएनए टेस्ट कराया गया था और मैच कर गया था। तो इसलिए डीएनए टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है, मैं बता दूं। और मैच कर गया तो दूध का दूध और क्या हो जाता है, पानी का पानी। न्यायालय बाध्य कर सकता है कि आप अपना ब्लड सैंपल दीजिए, डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। अब एविडेंस की धारा 112 हमें आना है, वहाँ थोड़ा नियम हल्का सा चेंज करना है। पहले एविडेंस की धारा 112 लास्ट में देखिए डीएनए टेस्ट पर, तब आगे हम बढ़ेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 आपका पैतृकता का निर्धारण करती है, पितृत्व का निर्धारण करती है, धर्मजता का निर्धारण करती है, और ये बताती है कि अगर किसी पुरुष और स्त्री में वैध विवाह, भाई अवैध नहीं, कैसा विवाह, वैध विवाह हुआ हो, विवाह के कायम रहते हुए स्त्री को कोई शिशु पैदा होता है या डाइवोर्स हो गया, स्त्री ने रीमैरिज नहीं किया और डाइवोर्स के 280 दिन के अंदर उस स्त्री को कोई शिशु पैदा होता है, तो उस शिशु का यह माना जाएगा कि वह जो पुरुष है जिससे विवाह हुआ था या विवाह हुआ है वह उस आपका बच्चे का धर्मज पिता है, यानी कि पैतृक, ये निश्चायक सबूत माना जाएगा, अकाट्य तर्क माना जाएगा। अब समस्या ये आई, एक अपवाद इसमें दिया गया है कि पक्षकार ये साबित कर सकते हैं कि जिस समय संसर्ग या रिलेशन बना होगा उस समय हम लोगों की पहुंच एक दूसरे के पास नहीं थी। तो एक केस आया, कांति देवी बनाम पोछीराम, बहुत महत्वपूर्ण केस है। कांति देवी बनाम पोछीराम के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि न्यायालय हमेशा पैतृकता के निर्धारण के मामले में डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दे सकता। पहला नियम, पहले पक्षकार ये साबित करें कि परस्पर पहुंच थी कि नहीं थी, नहीं थी, उसके बाद ही डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जा सकता है। न्यायालय जाल फेंक कर मछली पकड़ने का काम नहीं करेगा, यानी कि ये नहीं कि हर एक मामले में डीएनए टेस्ट करा दो, ऐसे तो अनुच्छेद धारा 112 का उपदेश ही क्या हो जाएगा, विफल, रोज यही विवाद उत्पन्न होंगे। तो पहले तुम साबित करो कि हमारी पहुंच नहीं थी, और अगर ये प्रूफ कर देते हो तब डीएनए टेस्ट का आदेश न्यायालय दे सकता है।
और डीएनए टेस्ट कराने के लिए इस धारा के तहत किसी को बाउंड नहीं किया जा सकता। हाँ, इनकार कर सकता है व्यक्ति कि हम डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे। अगर इनकार करता है तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आप भग रहे हैं, इसका मतलब कि आप क्या हैं, आप पिता हैं, तभी तो भग रहे हैं। आप अगर सच्चे रहते तो डीएनए टेस्ट क्या करते। एक उसके खिलाफ अनुमान या प्रिजम्पशन या उपधारणा की जा सकती है, यानी कि भागने वाले के खिलाफ वो अलग बात है, अब उतना डिटेल में एविडेंस में चलता है। ये तो अनुच्छेद 20(3) लोग पूछे थे डीएनए के बारे में तो बताया गया। नहीं, बाद इस धारा में नहीं कर सकता। नहीं तो वैध विवाह कहाँ था भाई, हम क्या बताए पहले ही। इसीलिए पहले बताया कि 112 केवल और केवल आपका वैलिड मैरिज में लागू होगी। बिना विवाह के अवैध विवाह, शून्य विवाह के मामलों में ये नियम अप्लाई नहीं होगा। तो भाई वैध विवाह कहाँ था एनडी तिवारी का कि आपका बताया जाए, उनका तो विवाह ही नहीं हुआ था उस स्त्री से, तो धारा 112 का कोई मतलब ही नहीं है। तो आगे चला जाए अनुच्छेद 21 की देखिए भूमिका। अनुच्छेद 21 भूमिका में ही आज समय लग जाएगा भाई, क्योंकि आइए आर्टिकल 21 की एक एक जो छोटी छोटी बातें हैं पहले आपका कवर किया जाए। और जो एक एक छोटी छोटे बातें हैं आर्टिकल 21 की, पहला आपका ये देखना है अनुच्छेद 21 के तहत जो छोटी बात आपको, कि अगर हम शब्दों की दृष्टि से देखें, यानी कि अगर हम वर्ड वाइज वर्ड देखें तो आर्टिकल 21 संविधान में सबसे छोटा अनुच्छेद है, क्योंकि केवल और केवल 18 वर्ड यानी कि 18 शब्द ही इसमें दिए गए हैं। अर्थात अनुच्छेद 21 सबसे छोटा होते हुए, यानी कि देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। ये सिद्धांत किस अनुच्छेद पर काम करता है? 21 पर। तो आपका सेम पहला नियम याद रखिए कि केवल और केवल 18 ही शब्द हैं, और इन 18 शब्दों की न्यायालय ने व्याख्या करके, इंटरप्रिटेशन करके, कंस्ट्रक्शन करके इतना बता दिया है, इसको इतना विस्तृत कर दिया है कि लगता है कि किसी अनुच्छेद की आवश्यकता ही नहीं है। यही अनुच्छेद अकेले ही क्या है? पर्याप्त है। पहला नियम याद रखिए, सबसे कम शब्द हैं लेकिन अधिकार सबसे क्या है? ज़्यादा। दूसरा नियम याद रखिए, अनुच्छेद 21 अब आपातकाल में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। और ये प्रावधान आया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो बिहार एपीओ में भी क्वेश्चन आया था कि कौन से आर्टिकल अब सस्पेंड इमरजेंसी में भी नहीं किए जा सकते, तो 20 और 21। तीसरा नियम देखिए आपका अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 में आपका जो शारीरिक या दैहिक स्वतंत्रता है और जो लाइफ या जीवन शब्द हैं, इन शब्दों की न्यायालय ने व्याख्या शुरू की। और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों को ये लगता था कि यह जो अधिकार हैं ये ह्यूमन राइट हैं, मानवाधिकार हैं, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। और न्यायालयों को लगता था कि इसे तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में कहीं भी इसे मूल अधिकार नहीं माना गया है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दो शब्दों की व्याख्या करते हुए, यानी कि शारीरिक स्वतंत्रता या कहिए दैहिक स्वतंत्रता और जीवन यानी कि लाइफ,
कि इतनी व्याख्या किए कि वे अधिकार जो इनकी राय में फंडामेंटल राइट होना चाहिए और कहीं है नहीं, तो अनुच्छेद 21 की व्याख्या करके ये इन अधिकारों को हमारे न्यायपालिका ने क्या किया है, प्रदान किया है। अब दूसरा उदाहरण आपका देखा जाए, आपका मने कहानी किस्सा से भी लास्ट में हम उदाहरण बता रहे हैं। हनुमान जी की पूंछ का उदाहरण देख सकते हैं कि ये माना जाता है कि हनुमान जी की पूंछ में जब कपड़ा लपेटने लगा मने लगे आपका लंका वाले, तो ऐसी दशा में उनकी पूंछ बढ़ती गई, कपड़ा लोग लपेटते गए और कपड़ा ही कम पड़ गया। तो सेम आर्टिकल 21 को उसी पर जोड़ा जाता है कि आर्टिकल 21 क्या लोग न्यायालय में वाद दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं, और आर्टिकल 21 के तहत तो ये जो कपड़ा है यह याचिका है और जो ये पूंछ है आर्टिकल 21 है। तो हमें आशा और विश्वास करना चाहिए न तो याचिकाएं कम होगी और न ही आर्टिकल 21 की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट कोई कमी करेगा, यानी कि पूंछ भी बढ़ती रहे और कपड़ा भी कम न पड़े। इसका मतलब दूसरे एंगल से देखा गया, ये जो अनुच्छेद 21 का आपका अधिकार है, अगला नियम, ये सभी चूंकि व्यक्ति शब्द लिखा है, अतः ये अधिकार आपका विदेशी को भी प्राप्त है और भारत के नागरिकों को भी। फिर याद रखिए, जहाँ भी अगर लिखा रहे व्यक्ति को, तब देशी विदेशी दोनों को, और जहाँ नागरिक शब्द बैरक्ट में लिखा रहे वहाँ केवल वह मूल अधिकार किसको प्राप्त होगा, भारत के नागरिकों को। ये दिमाग में बैठा रहिए। तो अनुच्छेद 20 भी व्यक्ति लिखा था, सभी को प्राप्त है। 21 में भी क्या लिखा है, व्यक्ति। अनुच्छेद 21 में 4 शब्द दिए गए हैं, अभी हम बैरक बताएंगे। पहला किसी भी व्यक्ति के, दूसरा दैहिक या शारीरिक स्वतंत्रता, तीसरा जीवन, और चौथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के से अन्यथा वंचित नहीं किया जाएगा, छीना नहीं जाएगा। तो यहाँ आपका शुरुआती दौर में सबसे पहले चारों शब्दों को हल्का हल्का समझिए, तब हम व्याख्या करेंगे। और यही आपका देखिए, पहला तो व्यक्त शब्द आया है, तो व्यक्त में पहला पॉइंट हमने बताया कि ये जो आर्टिकल इस अनुच्छेद का जो अधिकार फंडामेंटल प्राप्त है, व्यक्ति को प्राप्त है। व्यक्ति का मतलब कि भारत का नागरिक भी मांग कर सकता है और विदेशी। दूसरा शब्द जो आया है शारीरिक स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता। अब आपको थोड़ा बहुत दिमाग अपना लगाना चाहिए कि अनुच्छेद 19 में भी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं और आर्टिकल 21 में भी स्वतंत्रता शब्द लिखा गया है, लेकिन उसके आगे एक शब्द लिख दिया गया है शारीरिक। तो अनुच्छेद 19 में कहीं भी शारीरिक नहीं लिखा था, स्वतंत्रता जरूर लिखा था, लेकिन आर्टिकल 21 में एक स्पेशलाइज किया गया है, कौन सा, शारीरिक। तो इस आगे हम बताएंगे डिटेल में। इसकी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि अनुच्छेद 19 एक सीमित दायरा रखता है। जो स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में समाहित नहीं है, वे सभी स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में समाहित हैं, 21 में। तो बताइए व्यापक कौन हुआ स्वतंत्रता, 21 का क्या 19 का? क्यों व्यापक हुआ? वहाँ तो 6 ही स्वतंत्रताएं हैं और इसके अलावा जितनी स्वतंत्रताएं हैं सभी किसमें वेस्टेड हैं, आर्टिकल 21 में।
व्यापक सीमित भी देखते रहिए। जैसे कि एक उदाहरण, भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी, ये अनुच्छेद 19 देता है, लेकिन विदेश में घूमने की आज़ादी 19 नहीं में कहा गया है, तो नहीं दिया 19 में, तो किस में आ जाएगा? शारीरिक स्वतंत्रता में, 21 में। और दो केस भी बताया गया, मेनका गांधी और सतवंत सिंह का। अगला, ये शारीरिक स्वतंत्रता के बाद जो शब्द लिखा गया है वह आपका लाइफ यानी कि जीवन शब्द लिखा गया है। अब समस्या ये आया कि जीवन का मतलब क्या हुआ? जीवन मतलब कि पशुवत जीवन की मानव का जीवन कि उचित जीवन, ये समस्या आ गई। तो माँ जीवन का मतलब पशुवत जीवन नहीं, यानी कि एक मानव के लिए अपना संपूर्ण विकास करने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है और जो अधिकार इसमें से महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ की व्याख्या करते हुए उन सभी अधिकारों को अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार मान लिया। जैसे निजता का अधिकार हो गया, आपका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, ध्वनि प्रदूषण से संरक्षण हो गया, इसके बाद आपका राइट टू स्लीप हो गया, यानी कि हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण हो गया। अब समस्या ये आई कि क्या जीवन को छीना जा सकता है कि नहीं? तो आर्टिकल 21 में अगला शब्द हम बताएंगे। पहले जीवन को समझिए। जीवन मतलब पशुवत नहीं, बल्कि कैसा? मानव का जीवन। आगे हम बताएंगे। अब क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है कि नहीं, इस पर भी 4-5 केस हम बताएंगे। और जो लेटेस्ट केस आया है कि कुछ दशाओं में अब मरने का भी अधिकार क्या है शामिल, यानी कि यूथेनेसिया और आर्टिकल 21 टिप्पणी में अलग से बनता है। पैसिव यूथेनेसिया यानी कि सुख मृत्यु कहा जाता है, या अपनी इच्छा मृत्यु या सुख मृत्यु। तो एक होता है एक्टिव पैथेनेसिया और एक क्या हो, तो इस पैसिव। तो उसको हम बताएंगे आपका अलग से केस सहित। मैंने अभी एरिया ही बताया जा रहा है कि क्या आपको पढ़ना है, इतना आसान नहीं है अनुच्छेद। अब ये है कि क्या किसी के जीवन को छीना जा सकता है कि नहीं, या शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है कि नहीं। तो ये जो बेयर एक्ट की भाषा है यह नकारात्मक है और ये कहती है कि राज्य किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अन्यथा वंचित नहीं करेगा। तो बताइए, वंचित नहीं करेगा, तो आप लोग बताइए ये जो नियम, ये अनुच्छेद आया, ये सकारात्मक है कि नकारात्मक? भाई वंचित नहीं करेगा, यानी कि आप ये कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? सही बता रहे हैं, निगेटिव नेचर का है। अब अगला जो शब्द जीवन पर एक लाइन और देखा जाए, तब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थोड़ा समझना है। जहाँ तक जीवन का प्रश्न है, अब समस्या ये आई कि क्या किसी के प्राण का हरण किया जा सकता है कि नहीं, किसी के जीवन को छीना जा सकता है कि नहीं। तो अगला जो शब्द है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा दूसरी प्रक्रिया से राज्य, चाहे वह व्यक्ति देशी हो या विदेशी हो, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद राज्य को अनुज्ञा भी देता है कि आप किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता और जीवन को छीन सकते हैं, लेकिन छीनने का तरीका भी बताता है। आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती क्या है? तो एक लाइन पहले बता दिया जाए तब इस शब्द को आ जाए। हमारी जो सीआरपीसी है
वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताती है जिसके तहत किसी व्यक्ति के प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अब समस्या ये आई कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से कि जापान से कि इंग्लैंड से। ये गलत न हो, लोग गलत करके आ जाते हैं। बेयर एक्ट पर ही लिख दीजिए जापान। यानी कि मैं फिर बता दूं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका ना मार दीजिए, अभी हम कोरिलेट करते हैं अमेरिका से। ये जापान से ली गई है, यानी कि जापान में के संविधान में ये शब्द आया है, न कि अमेरिका में। अब समस्या ये आई, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो सनक का शासन है और जो विधि का शासन है, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते हैं, मनमाने तरीके से नहीं छीन सकते, अनुचित कानून बनाकर नहीं छीन सकते, मनमाना कानून नहीं बनाकर नहीं छीन सकते। आपको कानून द्वारा प्रक्रिया जो दी गई है उस प्रक्रिया का क्या करना पड़ेगा, पालन। और वह कानून प्राकृतिक न्याय के नियम का पालन करे, रिजु हो, तमाम चीजें आगे बताई जाएगी। अब आइए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इंग्लैंड से पहले अमेरिका से कोरिलेट किया जाता है, उसके बाद हम जापान पर आएंगे। लेकिन याद रखिए कहाँ से ली गई है ये, जापान से। ये गलतियां न हो, ये गलतियां कंपटीशन से आपको भाई बाहर कर देंगी। अब अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, विधि की सम्यक प्रक्रिया। लेकिन भारत में उचित कारणों से ही विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि क्या किया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप ये बताएंगे कि अमेरिका में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, सम्यक भी कहा जाता है उचित भी, विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है वह अगर विधायिका कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका को ये पावर है कि वह चेक कर सके कि क्या वह कानून मनमाना तो नहीं है, क्या वह कानून में जो दी गई प्रक्रिया है वह उचित है कि नहीं, रिजु है कि नहीं, न्यायपूर्ण है कि नहीं, कहीं अन्यायपूर्ण तो नहीं है। इसका चेकअप, इसका निर्धारण अमेरिका का कौन करेगी, न्यायपालिका। यानी कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए, तब किसी व्यक्ति के प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जाए, और प्रक्रिया उचित है कि नहीं इसका निर्धारण, इसका चेकअप वहाँ कौन करेगी, न्यायपालिका। अगर न्यायालय को लगता है कि ये प्रक्रिया सही नहीं है तो कानून को ही क्या कर देगा, अमेरिका का कोर्ट, रद्द। अब आइए भारत में जब आर्टिकल 21 का ड्राफ्ट बनने लगा तो पहले विधि की सम्यक प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही लिखा गया था, लेकिन बाद में संविधान सभा में जब विचार होने लगा तो इस शब्द को हटा दिया गया और ये कहा गया थे तो पूरी तरह न्यायपालिका के हाथों में कानून सौंप देना होगा। अतः जापान से प्रेरित होकर आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द आर्टिकल 21 में रखा गया। तो अब समस्या ये आई कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द क्या है, तो इसके लिए इतिहास जानना पड़ेगा।
एक होता है नैरो दृष्टिकोण, यानी कि संकुचित दृष्टिकोण अपनाना, और एक होता है वाइड, यानी कि व्यापक या उदार दृष्टिकोण। अनुच्छेद 21 में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द रखा गया है, सबसे पहले एके गोपालन के बाद में 1950 में इस बात को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि जो ये कानून विधायिका ने बनाया है ये उचित नहीं है, मनमाना है, न्यायपूर्ण नहीं है, सुनवाई का मौका नहीं देता, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करता है। अतः विधायिका ने जो कानून बनाया है ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मनमानी है, अतः इसे आप रद्द करिए। उच्चतम न्यायालय ने आपका निर्णय दिया और ये कहा कि अनुच्छेद 21 में जो आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये आपका केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है, यानी कि कार्यपालिका मनमाना नियम नहीं बनाएगी। अगर विधायिका कोई मनमाना या कोई अरिजु या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करके कानून बनाती हैं और आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीन लेती हैं, तो आपको विधायिका के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है। और हम संसद के खिलाफ, संसद ने जो कानून बना दिया, राज्य विधानमंडल ने जो कानून बना दिया, भले उसमें प्रक्रिया गलत हो, हम उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी कि ये कहा जाता है कैसी मानसिकता दिखाना, संकीर्ण या नैरो। तो आप कहेंगे कि अमेरिका का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही सही है, क्योंकि वहाँ अगर प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता को छीनने वाले कानून मनमाना हो, रिजु या फेयर न हो, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हो, न्यायपूर्ण न हो, तो वहाँ की न्यायपालिका क्या कर सकती है? रद्द कानून को। और यहाँ तो एक गोपालन के केस में आ गया कि अनुच्छेद 21 का अधिकार केवल किसके खिलाफ आपको प्राप्त है? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। और किसके खिलाफ प्राप्त नहीं है? विधायिका। यानी कि विधायिका को खुली छूट दे दी गई कि आप मनमाना कानून क्या करिए, बनाते रहिए और लोगों की शारीरिक स्वतंत्रता और प्राण को क्या करते रहिए, छीनते रहिए। समय बीतता गया, किसी भी तमाम कहानियां हुई, अब उतना कहानी बताना संभव नहीं है। चलते चलते आपातकाल भी लागू हो गया। आपातकाल में तो एक और खराब निर्णय 1975 आपका 75-76 में आया। एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का सुप्रीम कोर्ट ने भी लोगों का साथ नहीं दिया। इतिहास का सुप्रीम कोर्ट का सबसे खराब निर्णय माना जाता है, याद रखिए। सबसे खराब निर्णय जो है एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत क्या है? शुक्ला का। सुप्रीम कोर्ट को लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए कार्यपालिका से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि अगर इमरजेंसी के दौरान मूल अधिकार सस्पेंड हैं, किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तो हम उसकी गिरफ्तारी की वैधता की जांच नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने अब डर कर दिए कि क्या दिए, क्यों फैसला आया वो अलग बात है। उन आपका ये फैसला आया आपातकाल के समय। तत्पश्चात आपका आपातकाल निकल गया, मैंने तीसरा इमरजेंसी समाप्त हुई, जनता दल की सरकार आ गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के कुछ नए जजों के भी दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और सुप्रीम कोर्ट भी सोचने के लिए बाध्य हो गया कि आपका जो अब नियम है ये मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को जेल में भर दीजिए, अब इसमें बदलाव लाना चाहिए। तो 1978 में केस आता है मेनका गांधी
बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी के बाद से नियम चेंज होगा। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि जो नियम हमें चेंज करना है, तो भाई मेनका गांधी बताया जाए, क्योंकि भागीदारी अधिनियम भी शुरू करना है। तो लास्ट लाइन यही आपका भूमिका में आई कि मेनका गांधी के बाद में ये कहा गया कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध आर्टिकल 21 संरक्षण प्रदान करता है। अतः विधायिका भी मनमाना, अरिजु, अन्यायपूर्ण या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करने वाले कानूनों को बनाने की शक्ति नहीं रखती। अगर ऐसा कानून बनाती हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, रद्द। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और ये जो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वर्तमान में लगभग भले शब्दों का अंतर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके इनको सब दोनों को क्या कर दिया, बराबर। कैसे बराबर हुआ हो तो कल बताया जाएगा क्योंकि आपका, लेकिन शब्द अलग हैं। लेकिन हमारे उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी के बाद में इसकी उदार और लिबरल या उदार व्याख्या की व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए, बताया जाएगा मेनका गांधी का वाद क्या था, और अमेरिका के नियम के क्या कर दिया, बराबर। और आपका मेनका गांधी के बाद से जो उड़ान भरा सुप्रीम कोर्ट ने, आपका केस होते गए, सुप्रीम कोर्ट एक एक मूल अधिकार देता गया। उन सभी अधिकारों को अलग अलग क्या करना पड़ता है, कम से कम 40-50 केस तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आपका कल हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 21 की, अभी तो केवल भूमिका हुई।